हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज यानी कूलम्ब्स के नियम पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज हम गॉस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो गॉस के नियम में सबसे पहले आप रिवाइज कर लें, आपको क्या पढ़ना है, सारे फार्मूले अपने दिमाग में रखें, तभी तो न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक पर। तो गॉस के प्रमेय में सबसे पहले आपको याद रखना होगा एरिया वेक्टर, जिसे कहते हो क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? अगर हम कहें कोई एक रेक्टेंगुलर पार्ट हम ले लें, जैसे ये इस तरह से हमने ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। अगर कहा जाए ये है 2i कैप, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप लिया जाता है, इसकी लेंथ है, और ये ले लिया जाए 2j कैप। अब आपसे पूछा जाए 2 नहीं सॉरी 3, इसको ले लेते हैं 1j कैप। अब आपसे कहे कि बताओ इसका एरिया क्या होगा, व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस। तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। एरिया जो होता है ये होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ, यानी कि 2i कैप क्रॉस 1j कैप। 2 इंटू 1 2, i क्रॉस j होता है k के बराबर k कैप। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ दिस फील्ड। ओके, तो देखो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि इसका डायरेक्शन जो होगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, जो कि आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 2k कैप है, यानी इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा अलॉन्ग जेड एक्सिस, दैट इज दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों के परपेंडिकुलर होता है। नाउ फिर बात करें इसमें हम अगला टॉपिक सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल जिसे कहते हो घन कोण। घन कोण क्या होता है? कोई भी एक सरफेस ले लिया जाए 3D में, ये इतना छोटा सा सरफेस हमने ले लिया और यहाँ पर इसका सेंटर है, तो इस सरफेस के द्वारा यहाँ सेंटर पर जो एंगल बनेगा, जिसको मैं लिख दूं डी ओमेगा से, इसका रेडियस है r, तो ये जो डी ओमेगा लिखा है यही कहलाता है इसका सॉलिड एंगल। और ये सॉलिड एंगल होगा कितना? अगर इसका एरिया कह दिया जाए कि डी ए है, तो सॉलिड एंगल डी ओमेगा होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर पूरे के लिए अगर लिया जाए तो पूरे के लिए कितना हो जाएगा सॉलिड एंगल? तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन और इधर हो जाएगा डी ए बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा और यहाँ पर आर स्क्वायर नीचे डी ए का इंटीग्रेशन मतलब पूरे का क्षेत्रफल। पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर कैंसल, ओमेगा कितना आ जाएगा 4 पाई, और ये जो 4 पाई है इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। अगर अपने पास जो एरिया दिया हो, इस तरह से दिया हो, ये इसका सेंट्रल पार्ट है, हमने छोटा सा एरिया ये लिया इस तरह से, और आपसे कहा जाए इसके लिए आप डी ओमेगा का कैलकुलेशन करें कि कितना होगा अगर इसका एरिया कितना हो डी। तो ऐसे केस में आपके करना क्या होगा? आपको यहाँ पर जैसा आप नॉर्मली लेते हो इस तरह से ले पार्ट, तो अब इस पर अगर आप क्षेत्रफल सदिश खींचते तो पृष्ठ के लंबवत होता परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस डायरेक्शन में ये वाला जो एरिया होगा कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर इनके बीच का एंगल कितना हो, थीटा हो, तो इस केस में ये हो जाता है डी ए कॉस थीटा। और इस केस में आप अगर डी ओमेगा यानी सॉलिड एंगल निकालोगे तो ये बन जाएगा डी ए कॉस थीटा बाई इसका जो रेडियस हो आर स्क्वायर। ऐसे केस में ये निकालते हैं। अगेन आप ओमेगा निकालोगे तो ये बन जाएगा कितना, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर
और इसकी वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी 4 पाई, अगर ये कंप्लीट होता तो। ठीक है, नाउ गॉस लॉ की बात करें, गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कोई भी क्लोज सरफेस हो और उस सरफेस के द्वारा अगर यहाँ पर जितना भी चार्ज रखा गया हो पृष्ठ के भीतर, क्लोज पृष्ठ के अंदर, तो उस केस में इससे जो बद फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा पाई ई। ये होता है टोटल चार्ज अंदर कितना है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ कहलाता है। उससे पहले आपको फ्लक्स याद होना चाहिए कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है ई डॉट ए के इक्वल होता है, या जिसे आप लिखते हो क्या ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो चेंजेबल हो, वेरिएबल फॉर्म में हो, तो उस केस में आप फाई ई निकालते हो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए या डी एस, ऐसा भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और गॉस लॉ कहता है फॉर एनी क्लोज सरफेस, फॉर एनी क्लोज सरफेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टोटल है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है अंदर कितना चार्ज है इस क्लोज सरफेस के डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, इस बात को आप प्रूव भी कर सकते हो, वेरी सिंपल है। जैसे कि कोई एक इस तरह से गोलीय पृष्ठ ले लीजिए, ये इसका सेंटर है, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर हमने ये ले लिया, यहाँ पर डी ओमेगा एंगल बना रहा है अगर, और इसकी त्रिज्या आर हो, तो ये क्षेत्रफल सदिश डी ए हो जाएगा जो कि पृष्ठ के लंबवत होता है हमेशा। यहाँ पर अगर चार्ज क्यू रखा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही बनने वाला है। अब इससे फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो फ्लक्स पाई ई, पाई क्या हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, कॉस इनके बीच का एंगल देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यानी कि फाई अपने पास आ जाएगा कितना ई डी ए। अच्छा, ई कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर आप यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहते हो दूरी, तो दूरी ये त्रिज्या होगी आर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनेगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर रख लें। अच्छा, रखने के बाद बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू बाई आर स्क्वायर भी है, तो क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी ए का इंटीग्रेशन मतलब पूरा इसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और फाई अपने पास कितना आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ हो गया, इस तरह से आप प्रूव भी कर सकते हैं। ना गॉस लॉ का एप्लीकेशन की बात करें, गॉस के नियम के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन की बात करें अगर हम, एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग की बात करें, अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का नॉन कंडक्टिंग वायर है, अचालक तार है, जो कि आवेशित है एक समान रूप से इस तरह से, इसके कारण आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इससे मान लेते हैं आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अच्छा, उससे पहले आप याद रखिए चार्ज डेंसिटीज के बारे में। चार्ज डेंसिटी में आता है एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे लैम्डा से लिखते हो। लैम्डा क्या होता है? ये होता है डी क्यू बाई डी एल, जहाँ डी एल छोटी सी लेंथ है, डी क्यू क्या है स्मॉल चार्ज है। और यहाँ से अगर आप टोटल चार्ज क्यू निकालोगे तो लैम्डा इंटू टोटल लेंथ हो जाता है। फिर आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
जिसे सिग्मा से लिखते हो, ये होता है डी क्यू बाई छोटा सा एरिया डी ए। जैसे कि अगर लेंथ है, इस पर चार्ज है, तो इसका छोटा सा पार्ट ये लिया डी एल, और इसमें जो चार्ज है वो कितना है डी क्यू है, तो इसके लिए जो लैम्डा होगा इतना बन जाएगा। अगर कोई एरिया है, इसका एक छोटा सा एरिया लिया, इस पे चार्ज है डी क्यू और इसका एरिया है डी ए, तो उस केस में इसके लिए ये बन जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसके बाद आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसे रो से लिखते हैं, रो होता है डी क्यू बाई छोटा सा वॉल्यूम डी वी। ठीक है, ये तीन टाइप की डेंसिटीज होती हैं। यहाँ से अगर आप क्यू निकालोगे तो इसको आप सिग्मा ए लिख सकते हो, यहाँ से क्यू निकालोगे तो बन जाएगा रो इंटू टोटल वॉल्यूम वी। ओके, चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन में। ये जो है वायर, ये नॉन कंडक्टिंग है, याद रखेंगे नॉन कंडक्टिंग मतलब अचालक तार है, और इसे आवेशित किया गया इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। आर दूरी पर आपको निकालना है कि क्या बनेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जो कि चार्ज के क्या होता है सिमेट्रिक होता है, और उस पॉइंट से पास होता है जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। तो यहाँ पी से गुजरता हुआ एक सिलिंड्रिकल ऐसे गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पर इस गॉसियन पृष्ठ में ये इसका वक्र पृष्ठ है, ये वाला पार्ट पूरा, और ये दोनों क्या है समतल पृष्ठ। टोटल पृष्ठ से आपको फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले देखो, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण इधर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इसके लंबवत होता है। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखो फील्ड भी इधर बनेगा और एरिया वेक्टर भी इधर ही बनने वाला है। तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ फ्लक्स अगर आप पाई निकालोगे टोटल फ्लक्स तो क्या बनेगा, एक तो ये दो गुना हो जाएगा दोनों, ये प्लेन पृष्ठ के लिए, प्लेन पृष्ठ के लिए ई डी ए कॉस 90 हो जाएगा, क्योंकि ई डी ए कॉस थीटा होता है फ्लक्स। यहाँ पर जो इसका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस 0। cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, बचेगा सिर्फ ये पार्ट। फाई गॉस के लॉ से q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, q जितना अंदर हो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल इसमें चार्ज कितना है qn। तो यहाँ पर E बाहर कर लो, डी क्या है इस पूरे का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ आपको याद होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता था 2 पाई आर एच, एच की जगह इसकी लेंथ अगर मैं यल ले लूँ तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। यहाँ से E निकालना चाहें तो E कितना हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा Kn बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। अच्छा देखो अपने पास देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डी क्यू बाई डी एल, यहाँ से Q टोटल जो होता है लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, यानी इसकी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हो लैम्डा एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कितना लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ देख सकते हैं लेंथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसका मतलब किसी भी साइज का आप गॉसियन सरफेस लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा और डायरेक्शन इधर बनेगी, दिख रहा है ना। इसी को आप ये भी लिख सकते हो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब यहाँ 4 कर दे तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 लैम्डा बाई आर, ये भी लिख सकते हैं। ये पहला एप्लीकेशन था। सेकेंड एप्लीकेशन में मान लीजिए कोई इनफाइनाइट साइज का, या इसके लेंथ इनफाइनाइट है, एक कोई सीट है, ये भी अचालक है नॉन कंडक्टिंग है, इसको आपने चार्ज दिया तो इसके पृष्ठ पर इस तरह से फैला है और इसके निकट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट है P, यहाँ पर निकालना तो P से जाता हुआ चार्ज के सिमेट्रिक आप एक गॉसियन सरफेस खींच लो। तो ये P से जाता हुआ हम यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ये जितना दूरी इधर है उतने दूरी इधर लेकर के एक दूसरा पॉइंट P डैश आप ले सकते हो ऐसे। अब आप निकालो यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए कितना है सिग्मा है।
सिग्मा आपको पता क्या होता है, डी क्यू बाई डी ए, या आप सीधा क्यू बाई ए लिख सकते हो अगर पूरा क्षेत्रफल आपको पता हो तो। नाउ ये इसका वक्र पृष्ठ और ये यहाँ पर दो समतल पृष्ठ हैं। अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर बनने वाला है, प्लस चार्ज है, और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर बनने वाला है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, प्लस है तो इधर की तरफ, और एरिया वेक्टर इधर बनने वाला है। तो ओवरऑल अपने को क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री, और इन दो यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ पर भी 0 डिग्री। तो फ्लक्स कैलकुलेट किया जाए, फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स जो होता है फाई ये बनेगा, अगर आप इसकी बात करें वक्र पृष्ठ की, वक्र पृष्ठ पे बनेगा ई डी ए कॉस 90 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर देखा जाए प्लेन सरफेस पर तो ये बन जाएगा ई डी ए कॉस 0। कॉस 90 का मान 0 होता तो टोटल पार्ट 0 हो जाएगा, यानी फाई का मान आपको पता है क्या होता है, गॉस लॉ से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू जितना इसके अंदर होगा इस पृष्ठ के अंदर। नाउ यहाँ 2 ई बाहर, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, डी ए मतलब इसका एरिया मान लेते हैं ए, यहाँ से ई क्या हो जाएगा 2a नीचे चला जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अच्छा क्यू अपने को क्या पता है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा तो क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, ई आ जाएगा कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, अगर अपने पास ये मेटल का कोई सीट हो इस तरह से, ये अपना किसका था, नॉन कंडक्टिंग था, ये एक कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर। अगर कंडक्टर है इसका चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा हो तो चार्ज देंगे तो इसके पृष्ठ पर रहेगा, कंडक्टर की खासियत है चार्ज उसके पृष्ठ पर होता है। अब अपने को अगर यहाँ पर पॉइंट हो पी, यहाँ पर आपको फील्ड निकालना, तो यहाँ दो सीट की तरह काम करेगा, एक सीट नंबर 1 और यह सीट नंबर 2। ठीक है, पहले सीट के लिए फॉर्मूला आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और दूसरे के कारण E2 मान ले, तो E इक्वल टू क्या बन जाएगा E1 प्लस E2। E1 E2 देखो ये डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता, केवल सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट ही है इसमें, तो ये बन जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरा भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लस करेंगे तो सिग्मा 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर हो जाएगा। ओके, कंडक्टर प्लेट के लिए इस ऐसा फॉर्मूला होता, किसी भी साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टर के लिए यही आपको रखना होगा। नाउ अगर कोई स्फेरिकल सेल हो, गोलीय कोश जिसे कहते हो, गोलीय कोश के लिए आपको निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अपने पास एक गोलीय कोश ले लिया। गोलीय कोश की खासियत है कि जो आवेश होता है ना इसके पृष्ठ पर ही रहेगा, अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, क्योंकि आवेश बिना मैटर के रह ही नहीं सकता। तो ये इस तरह से हमने इस पर आवेश मान लिया है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। अब अपने पास 3 केस हो सकता है, पॉइंट बाहर हो सकता है, पॉइंट पृष्ठ पर हो सकता है, पॉइंट इसके अंदर हो सकता है, 3 केस हो सकते हैं। अच्छा, तो बाहरी पॉइंट पर अगर आपको निकालना तो यहाँ से जाता हुआ क्या करो, एक गॉसियन सरफेस खींच दो, यहाँ पर एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर अपने पास फ्लक्स निकालना हो, अगर ये दूरी मान लिया जाए कितना है r है, जब r बड़ा हो कैपिटल R से, यानी कि बाहरी बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, बाहरी बिंदु के लिए क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन, ये फ्लक्स होता है। गॉस लॉ के अनुसार ये बन जाता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर E डॉट डी ए, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, तो इसे cos 0 लिख सकते हो, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, E को बाहर कर लो सीधा, डी ए का मतलब इस पूरे का एरिया, इसका ये जो आपने गॉसियन सरफेस खींचा है इसका, तो ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4 पाई स्मॉल r इसका। ठीक है, यहाँ से E निकाल ले तो ये पूरा पार्ट इसके नीचे आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर। और ये फार्मूला आपको पहले से पता है, ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है, यानी कि बाहरी बिंदु के लिए जो
ये गोलीय कोश है, एक पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा। अच्छा, अगर पृष्ठ पर बात करें यानी जब स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाए यहाँ पर, तो स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर रख दो। रखने के बाद क्या बन जाएगा, इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और ध्यान दें, अगर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा क्या बन जाएगा, सिग्मा बन जाएगा आवेश इंटू इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4π कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आप यहाँ पर रख दो अगर, तो क्या बन जाएगा, इसको आप ये भी रख सकते हो 1/4πε0 क्यू की जगह रख दो, क्यू इंटू क्यू की जगह सॉरी यहाँ पर सिग्मा, क्यू बाई बन जाएगा इतना, तो ये सिग्मा इंटू 4π आर स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू 4π कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे स्मॉल आर स्क्वायर, 4π कैंसिल, तो आप ये भी लिख सकते हो इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ पृष्ठ के लिए ये हो जाएगा और यहाँ पर क्यू की जगह आप ये डाल दो सिग्मा इंटू 4π आर स्क्वायर, इसमें रखने के बाद क्या बन जाएगा, ये इससे ई अपने पास बन जाएगा, इसी में चाहो तो रख लो, आर आर कट जाएगा, सीधा बनेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी एक गोलीय चालक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। अंदर की बात करें, अगर इस पॉइंट पर कहें तो यहाँ पर अगर आपने ऐसे आपने एक गॉसियन सरफेस खींचा तो अंदर यहाँ पर चार्ज कुछ भी नहीं होगा। जब चार्ज जीरो है यानी कि जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो तो इस केस में चार्ज कितना हो गया, जीरो। जब चार्ज जीरो हो गया तो फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह से अपने को पता चला कि अगर स्फेरिकल सेल है तो स्फेरिकल सेल के लिए बाह्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर, पृष्ठ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है और भीतर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, स्फेरिकल सेल हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, इसके लिए भी यही रहेगा, कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अगर इसका आप ग्राफ खींचना चाहो तो ग्राफ ऐसे बन सकता है इसका, यहाँ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये आर बता रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दें, यहाँ मैक्सिमम होगा, इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाह्य बिंदु के लिए, और इधर कोई भी फील्ड नहीं है, तो ऐसे ग्राफ इसका बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो तो क्या बन जाएगा, नॉन कंडक्टिंग के लिए देखते हैं। अगर अचालक गोला हो तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर है तो आवेश उसके अंदर भी होगा, यही खासियत है, केवल इसके अंदर आवेश होगा, बाहर भी होगा, पृष्ठ पर भी होगा, अंदर आवेश होगा, इस तरह से एक समान रूप से इसे फैला हुआ है। अच्छा, इसके बाह्य बिंदु पर अगर लेते हैं तो बाह्य बिंदु पर अगर स्मॉल आर बड़ा हो कैपिटल आर से, अच्छा याद रखना इसमें जब अंदर भी आवेश है यानी इसके आयतन में आवेश, इसलिए यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या लेंगे हम, रो लेंगे। रो का मतलब आपको पता होगा क्यू बाई इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, अगर इसकी त्रिज्या कितनी हो, कैपिटल आर। बाह्य बिंदु के लिए सेम प्रोसीजर है, कुछ भी अंतर नहीं है जैसा कि पिछले में किया है, यानी इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगा 1/4πε0, अगर ये दूरी स्मॉल आर हो तो Q बाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। अच्छा, Q की जगह आप यहाँ पर क्या रख सकते हो, इसको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/4πε0 और ये 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर ये है रो, नीचे है एप्सिलॉन नॉट और ये 3 यानी रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा और यहाँ पे दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के, इसका मतलब सेम तरीके से ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा। अच्छा, पृष्ठ पर बात करेंगे तो स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, तो स्मॉल आर की जगह आप क्या रख दोगे, कैपिटल आर, तो इस केस में ई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर तो एक
आर यहाँ सिर्फ बचेगा, ई इक्वल टू बन जाएगा रो इंटू कैपिटल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा पृष्ठ पर। अच्छा, अगर इसके भीतर की बात करें तो यहाँ सिर्फ मामला चेंज होने वाला है जब स्मॉल आर लेस देन आर हो। तो इस वाले पार्ट में मान लीजिए कि आवेश है इसमें क्यू डैश, क्योंकि टोटल आवेश क्यू था और इसके अंदर आवेश कितना है क्यू डैश। तो ध्यान दो, बदलेगा क्या नहीं, यहाँ बदलने वाला नहीं है क्या, रो का मान नहीं बदलेगा, चाहे पूरा पृष्ठ ले चाहे छोटा सा पृष्ठ ले, रो का मान वही रहता है। तो इस वाले पृष्ठ के लिए और इस वाले पृष्ठ के लिए रो के मान बराबर होंगे। तो अगर मैं छोटे वाले के लिए लूँ तो क्या बन जाएगा, क्यू डैश बाई आयतन इसका 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, और पूरे के लिए अगर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ये बनेगा 4/3 पाई, दोनों साइड हटा दो तो क्यू डैश क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ये स्मॉल आर क्यू ऊपर चला जाएगा, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू क्यू। ये बन जाएगा इसके भीतर का आवेश। आवेश पता हो गया, अब आराम से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, फार्मूला तो यही चलेगा, इक्वल टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई आर स्क्वायर। बस अंतर क्या है, ये वाला अंतर सिर्फ इतना है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। तो निकालते हैं। फ्लक्स फाई क्या होता है, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस, वो तो मामला सेम है, कॉस 0 ही रहने वाला है। तो फाई का मतलब हो जाएगा क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, ई कॉस 0 का मान 1 डी ए, यानी इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यू डैश का मान रख दो, क्यू यहाँ नीचे एप्सिलॉन नॉट है, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल क्यू, इधर ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ से ई निकाल लीजिए, ये 4 पाई आर स्क्वायर इधर आ जाएगा। अच्छा, आर स्क्वायर से ध्यान दो, ये कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक आर बचेगा, इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, आर क्यूब है ये आर क्यूब। तो इस आर स्क्वायर से ये क्यूब हट जाएगा, तो ई क्या बन जाएगा 1/4 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये बचा स्मॉल आर और नीचे है आर क्यू। इस केस में ये फॉर्मूला आ जाएगा, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, आर की। ठीक है, अगर आप इसे रो में लिखना चाहते हो तो रो में भी आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, क्यू की जगह आप कितना डाल दोगे, यहाँ से रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये रख दे तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर बाई यहाँ आर क्यूब। ये आर क्यूब हट जाएगा, 4 पाई भी हट जाएगा, साथ में रो भी है, तो ई बन जाएगा, ऊपर है रो, ये 3 एप्सिलॉन नॉट और साथ में यहाँ पर बचेगा सिर्फ स्मॉल आर। ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से इसकी थियरी कंप्लीट हो गई। अब हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं। सो नाउ आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ A बराबर 10j कैप से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। अच्छा, यहाँ पर सवाल में E दे रखा अपने पास, कितना दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और एरिया वेक्टर जो इसका दे रखा है वो दे रखा है 10j कैप। फ्लक्स पूछा है फाई ई कितना होगा। फाई आपको पता है कितना होता है, फाई होता है ई डॉट ए, फ्लक्स ये होता है। तो ई का मान और ए का मान रख लो, कितना 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप डॉट ए, एरिया वेक्टर है कितना 10j कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि जब सेम यूनिट वेक्टर होंगे तभी उसकी वैल्यू 1 होंगी, परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए क्या हो जाता है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता। तो सिर्फ जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई कर लो,
इन दोनों का, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। जे कैप क्या होता है 1, याद रखना जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अगर आपने डिफरेंट किया तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 45 अपने पास कितना आ जाएगा 40। यूनिट तो कुछ लिखा ही नहीं था, नहीं लिखा था तो इसको सिर्फ यूनिट ही लिख देते हैं, मात्रक ही लिख देते हैं बस। अगर दिया होता तो उस अनुसार लिखा जाता। क्लियर। तो ये था पहला क्वेश्चन आज का। नाउ आज का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है ये आपको बताना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले आपको समझना चाहिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोई भी एक पृष्ठ है, कोई भी है, इसके अंदर कुछ फ्लक्स रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर जा रही हैं और इधर बाहर भी कुछ निकल रही हैं। कह रहा है कि अंदर जो जा रही है 4500 है और ये है कितनी 2500। अब इसके अंदर आवेश कितना है ये आपको बताना है। अच्छा कोई बात नहीं, पहले आप ध्यान दो, जो फ्लक्स रेखा है बाहर निकल रही है उसको प्लस में लेना है और जो अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं उसको माइनस में लेना है। इस बात को दिमाग में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई ई का मान कितना हो जाएगा। तो देखो फाई का मान हो जाएगा, जितनी बाहर जा रहे हैं उनको प्लस में रखो और जो अंदर की तरफ जा रहे हैं उनको माइनस में रखो। कितना हो जाएगा माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, माइनस का ये आ गया फ्लक्स। अच्छा गॉस लॉ के अनुसार फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो होता है चार्ज अंदर कितना है बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू है माइनस का 2000। तो चार्ज क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इधर हो जाएगा माइनस का 2000 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान पता है रख दो, माइनस 2000 का मतलब 10 पावर 3 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 का घात माइनस का 12। मल्टीप्लाई कर लो और आंसर लिख लो। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16, 1 17, यानी इतना इंटू 10 पावर देखो 12 से 3 इसमें, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा कूलम। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है धातु की एक पतली गोलीय कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर है तथा इस पर 0.2 माइक्रोकूलम आवेश है। इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु पहला पार्ट है कोश के भीतर है, सेकंड कोश के ठीक बाहर है, थर्ड कोश के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है। तो ये एक गोलीय कोश यानी स्फेरिकल सेल वाला क्वेश्चन है। स्फेरिकल सेल में आपको याद होगा कि अंदर फील्ड तो 0 था क्योंकि अंदर कोई आवेश ही नहीं था। बाह्य बिंदु के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करता है, ये भी याद है। और अगर पृष्ठ पर है तो पृष्ठ पर वो कैसा व्यवहार करता है, तो पृष्ठ पर तो आपको पता होगा आराम से, क्योंकि जहां स्मॉल आर था वहां कैपिटल आर कर देंगे, बस पृष्ठ पर भी निकल आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है उसको ध्यान दो। त्रिज्या दे रखा 0.25 मीटर, तो आर कैपिटल आर है 0.25 मीटर। इसके बाद क्या दे रखा है, इस पर आवेश दे रखा है Q 0.2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम है तो इसको 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कूलम बन जाएगा। अच्छा पहला केस पृष्ठ के भीतर। पृष्ठ के भीतर की बात करेंगे तो पृष्ठ के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0। क्यों? क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं होता। अगर कोई गोलीय कोश है तो जब मैटर ही नहीं है तो उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, चार्ज नहीं रहेगा तो फील्ड क्या हो जाएगा 0। सेकंड कहा है कि कोश के ठीक बाहर, यानी सिंपली कह रहा है कि उसके पृष्ठ पर है, तो पृष्ठ के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा E इक्वल टू क्या होता था 1/4πε0 Q अपन कैपिटल R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एकदम पृष्ठ पर। तो इसका मान 1/4πε0 था 9 × 10 पावर 9, Q 0.2 × 10 पावर -6, R ये 0.25 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.25 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दें। ठीक है, सॉल्व करते हैं कितना आता है देखते हैं। 9 × 2 = 18 यानी 1.8। 10 पावर को एक साथ कर लो
देखो -6 और 9 में से 6 निकल जाएगा, नहीं 3 नीचे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 25, 625 हो जाएगा। डेसिमल लगेगा 4 डिजिट, एक जीरो लगा के यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे। ओह, अब इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, डेसिमल हटा लीजिए। यहाँ पर इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, लगाओ चाहे ना लगाओ। 4 डिजिट, एक मिनट सॉरी, इधर कितने ये आ जाएगा सॉरी, ये 0 पॉइंट, ये इतना आएगा 0625, ये आएगा। मल्टीप्लिकेशन करोगे इन दोनों का तब। तो यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, आप 3 जीरो लगा लो और इस डेसिमल को हटा लो। 625 है, इससे डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 18,000 है, और यहाँ 625 है। तो 25 से इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ 25 हो जाएगा, और 25 का 150 यानी 150, 30 बचेगा, सॉरी 25 सत्ते 175, 5 बचेगा 50, 25 दूना 50, ये आ जाएगा 720। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं इसको, 50 25, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 2, फिर 5 चौक 20, 144, 5 से भाग कर लो इसे, तो 5 दूना 10, 4 बचेगा, 40, 5 अठे 40, सॉरी 44 हुआ था, 5 अठे 40, फिर 4 बचेगा, फिर 5 अठे 40, 2.8, 8 गुणे 10 का घात 3। इसका मात्रक लिख लेते हैं, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, ये आ गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट इसने पूछा हम, कह रहा है कि जो फोर्स है उसके केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर आपको निकालना। तो 3 मीटर की दूरी पर निकालना, तो इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9, चार्ज वही रहेगा 2 0.2 गुणे 10 का घात -6, और दूरी है इस बार कितनी 3 मीटर, स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 9, 9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 10 पावर 9 - 6 यानी कि 3। इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 पावर, एक डेसिमल आपने देखो ये छोटी संख्या थी, इसको बड़ा किया तो इसमें आपको घटाना पड़ेगा, यानी कि 10 पावर 2 न्यूटन प्रति कूलम। ये इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो जो घन है उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, भुजा से कोई मतलब नहीं क्योंकि गॉस लॉ सीधा उसके आकार पर निर्भर ही नहीं करता, अंदर कितना आवेश उसी पर निर्भर करता है। तो अगर आपके पास कोई भी क्यूब हो इस तरह से, इसके केंद्र पर आवेश रखा है, मान लीजिए Q, तो इस पूरे पृष्ठ से बद्ध जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स फाई E होता है। अंदर कितना आवेश है भाई, एप्सिलॉन नॉट। आवेश अंदर दे रखा है कितना 17.7 पिको कूलम, पिको का अर्थ 10 का घात -12 कूलम। साइड से कोई मतलब नहीं, अगर इसका साइड 10 सेंटीमीटर ऐसे दे रखा है पैरेलल, उससे हमें कोई मतलब नहीं, साइड से कोई लेना देना नहीं। अब आपको इसके कितने सतह हैं, कितने पृष्ठ हैं, तो 6 पृष्ठ हैं, तो 6 से आप निकालोगे टोटल। तो अगर एक से निकालने को कहा जाए तो फाई डैश अगर ले लें, यहाँ पर फ्लक्स थ्रो वन सरफेस, केवल एक ही सरफेस हो तो उससे क्या निकालोगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा 6 सरफेस है ना, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/6 टाइम्स ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सबकी वैल्यू रख लो, कैलकुलेट कर लो। Q की वैल्यू कितनी है 17.7 गुणे 10 का घात -12, और एप्सिलॉन नॉट होता 8.85 गुणे 10 का घात -12, ये कट जाएगा। अच्छा, 17.7
और यहां देखो ध्यान से 8.85 है। अगर इसका आप 2 गुना करोगे ना तो यही निकल कर आ जाएगा, ये कैंसिल होकर के 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, आंसर आएगा 1/3। यूनिट क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो ये अचालक तार वाला है। अनंत लंबाई के अचालक तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये होती है λ/2πε0r, जहां लैम्डा रैखिक आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। इसे आप ये भी लिख सकते हो 1/4πε0 2λ/r। सारी वैल्यूज को रख लेते हैं। अच्छा, दे क्या रखा? लैम्डा दे रखा है 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर, और दूरी r दे रखा है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्वेश्चन हल नहीं होगा, 2 × 10⁻⁻2 कर दो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सारा मान रख दो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो। इसका मान पता है 9 × 10⁻9 होता है। 2λ का मान है 10 × 10⁻8। r कितना है? 2 × 10⁻2। 2 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? तो देखो 9 × 10 के घात को इकट्ठा करो, 9 और 1 इसका घात हो गया 10, 10 से 8 घट गए, 10 से 8 घटा तो कितना बचा? 2। तो 10 का घात 2 ऊपर है और -2 नीचे, तो ऊपर जाएगा तो वो भी प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 10 का घात 4 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, कैलकुलेशन सावधानी से। इसका घात 1, 9 और 1 10, 10 से 8 घटा 2, यानी ऊपर बचा 10 का घात 2, नीचे -2 है तो ऊपर जाएगा तो ये भी तो 10 का घात 2 बनेगा, और घात जुड़ जाएंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। इसलिए 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।